बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए गए। बाकी जो उनके साथी जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी उनके साथ गए, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। आज जुमेरात का दिन था। पहले बहुत सारी जुमेरातों तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा सुहेल अफरीदी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज फिर मुलाकात अभी तक तो नहीं करवाई गई, तो इम्कान भी कोई नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है सुहेल अफरीदी ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं ये आखिरी मरतबा आया हूँ अडियाला जेल 27 सितंबर से पहले, और अब अगर मुझे बुलवाया गया तो मैं अडियाला जेल आऊँगा, वरना मैं अडियाला जेल अब नहीं आऊँगा। यानी बुलवाया गया से मतलब ये है कि मुझे कहा गया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाएं आप, तो मैं 27 सितंबर से पहले आऊँगा, वरना खुद अब मैं मुलाकात के लिए नहीं आऊँगा। अब हम सिर्फ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग निकलेंगे और ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, लेकिन इनका मूड नहीं लग रहा कि अभी भी ये मुलाकात करवाएंगे। और आज रात यानी मुलाकात नहीं करवाते तो 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और पार्टी का परचम लेकर एहतजाज के लिए निकलने की कॉल दे रखी है। आज के बाद मैं अडियाला जेल तक आऊंगा। जब ये खुद बुलाएंगे कि आकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लो, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आज 13 अगस्त है, आज रात को वैसे ही पाकिस्तान भर में पाकिस्तानियों ने निकलना है। तो ये दिन भी ऐसा है कि बड़ा स्मार्टली देखें, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने ठीक वक्त का इंतखाब किया कि जुमेरात का दिन है, 13 अगस्त है, मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा। अगर मुलाकात नहीं होगी तो पाकिस्तानी तो निकलेंगे पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने तो निकलना है। और पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस वक्त। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, लोग उनसे नाराज हो गए, और जो उनके कारकुन हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए कि पहले हम ये लड़वाते रहे फौज के साथ और ये कहते रहे जनाब के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेजा मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में करती है, हमने इसको रोकना है। लेकिन फिर जाके वो उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो वो काफी मुतनफर भी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन। जो बड़े डाई हार्ड कारकुन थे वो भी बेचारे अब बात नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों, तो वहां पर एक सकूत है, खामोशी है। लेकिन PTI का कारकुन जो है वो तो काफी एक्टिव है। खासतौर पे जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कारकुन एक्टिव ही रहता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लेकर निकलें और निकलकर बाहर आए और आकर आप एहतजाज में शामिल हो। और आज रात को वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान को जैम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान बड़े शहर जो है वो नॉर्मली जैम हो जाते हैं आज की रात में, तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग कितना गहरा होता है आज रात को जब नौजवान निकलेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सिलसिले में जो रैलीज वगैरह निकलती हैं रात के वक्त 12 बजे से पहले, तो आज रात जब पाकिस्तानी निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे 10 बजे के बाद जब ये मामला शुरू होगा और 12 बजे 1 बजे तक चलेगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने झंडे और कितने लोग निकलते हैं। नादरीन, एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर हैं तो अडियाला जेल के अंदर की भी आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई, तो ये पहली मरतबा हुआ कि जिस कमरे में मुलाकात करवाई जाती है वहां पे बुशरा बीबी के अकब में एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, और उस टीवी स्क्रीन जो है वो वहां लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान साहब की CCTV फुटेज चला दी गई। यानी डेलिबरेटली वहां पे एक ऐसा कैमरे का लिंक वहां पे दिया गया या वहां दिखाया गया। अब ये पता नहीं लाइव फुटेज थी या रिकॉर्डेड वीडियो थी कि जिस टाइम इमरान खान साहब वॉक कर रहे हो या जिस टाइम इमरान खान साहब कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त की वो फिल्मा के उन्होंने वहां पे चला दी। अब आप ये कुछ कह नहीं सकते कि वो लाइव थी या वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये उनकी फैमिली ने देखा कि जो बुशरा बीबी के अकब में लगी हुई टीवी स्क्रीन उसके ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज चल रही है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीजें ये डर कर करते हैं, बात चीजें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीजें ये प्रिएंटिव मेजर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भी ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है।
शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे तो हम इससे ज्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और खुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक के लिए, आजादी इजहार राय के लिए। वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको यह बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफी हुआ करते थे खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकालकर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमजोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक्तदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमजोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक्तदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज PTI के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की आपको क्या जरूरत है जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा। बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे। हम फौज का सियासत में किरदार खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में आजादी इजहार राय होगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम खत्म कर देंगे। हां, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफी है। इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, यह बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे। लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आईन को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल
میں बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी, एक तो ये बात। देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है। अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है? आप देख लेना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनजीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके एएनपी, एमक्यूएम, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो। हर एक के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो जालिम से आपने बदला लेना ना, जालिम के आपने हाथ पकड़ने, उसको आपने रोकना है, ये नहीं करना था। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई वजह पेश की जाएगी या इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाएगा कि जनाब ये जज्बात में हमने बात की, हम ये नहीं करना चाहते। मस्तूंग के अंदर नाजरीन जो सूरत हाल है, वहां पे कारोबार बंद है, क्योंकि सोराब में जो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए हैं। और ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से। और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज ये हुआ है, शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, खवातीन वो शहीद हो गए। बाद औक़ात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि क्योंकि दहशतगर्द अपने आप को छुपाते हैं इंसानों के पीछे, तो आम इंसान भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया कि अचानक से वो दहशतगर्द कोई गाड़ी तैयार कर रहे थे बारूद वाली, वो फट गई और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन वहाँ कोई बलूचिस्तान में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी है वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ये एरियल स्ट्राइक हुई है, ये फ़िज़ाई हमला हुआ है उस एरिया में जहाँ ये वाक़या हुआ। अब जो सराब का मेन चौक है वहाँ पे लोग लाशें रखकर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है और बड़ी तकलीफ में है। जो मनाजिर हैं वो तो देखे ही नहीं जाते, यानी मैं मनाजिर जैसे ही खोलता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लेकर वो लोग चौक में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है और लोग लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। क्वेटा के अंदर एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ज़रा कुछ होता है फौरी तौर पे पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। वैसे ही क्वेटा में थोड़ी बहुत आती हैं, वहाँ पे भी बंद कर देते हैं। ये नाजरीन इस वक्त सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं 14 अगस्त के हवाले से, ये नौशीन इफ्तिखार हैं, PMLN की MNA, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने बयान देते हुए कहा इंटरव्यू में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से, क्योंकि डस्का से ये MNA है, तो कहती है डस्का से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 बंदा निकाल लेना, सिर्फ 100 बंदा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी और सियासत छोड़ दूंगी। तो जनाब ये मैं देख रहा था मनाजिर AC ऑफिस के हैं, वहां पे 100 से ज्यादा वकील आ गए, 105 बंदों ने दस्तखत किए कागज के ऊपर, जिसपे उन्होंने इजाजत मांगी जलसे के लिए और एक रैली के लिए। तो ये 105 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने लिख कर बाकायदा दरखास्त AC के दफ्तर में जमा करवा दी कि जनाब हमें परमिशन दी जाए जलसे के लिए, और नौशीन इफ्तिखार के डेरे पे भी हम पहुंचा देते हैं, उनके दफ्तर में भी पहुंचा देते हैं, तो हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं, बताते हैं 100 से ज्यादा बंदा निकलता है या नहीं निकलता। तो नौशीन इफ्तिखार ने बहुत बड़ी लंबी छोड़ दी थी कि 100 बंदा पूरा नहीं निकाल सकते, तो 105 बंदा तो पहुंच गया सिर्फ दरखास्त लेके, और वो 100 से ज्यादा बंदे थे जो वहां खड़े हुए थे कि जनाब आप हमें इसकी परमिशन दें। और AC साहब के दफ्तर के अंदर मुसीबत बनी हुई थी और वो मीडिया को लेकर पहुंच गए। तो अब डस्का में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए ये गेम ज्यादा उठा देती हैं ये औरतें, नौशीन इफ्तिखार हो या वो लैया वाली खातून है। उन्होंने कहा जी मेरे लैया की गलियां चमक रही हैं। वो बाबा जी ने उसी वक्त दिखाया जनाब ए चमक दी हम पिया ने गलियां, 2-2 फुट पानी खड़ा है गलियों के अंदर, जरा सी बारिश होती है हर चीज डूब जाती है, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई वहां पे सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, कोई सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं है, तो लैया की गलियां तबाह हो गई हैं।
اور نظام انصاف کے لیے دیکھیں، میں ابھی پھر دوبارہ اسی بات پہ آ جاؤں گا، نظام انصاف جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو کس سے بدلہ لیں گے؟ ابھی رضوی برادران غائب ہیں، جبری طور پہ گمشدہ ہیں، اب وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے. دیکھیں، اگر غیر قانونی اور غیر آئینی کام کسی نے کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قانون کے مجرم ہیں، رضوی برادران، ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خبریں آئی تھی پہلے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک بھائی جو ہے کہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوسرا جو ہے وہ زخمی تھا. ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس لیول پہ معاملہ گیا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اغوا کر لیا تھا. بہت ممکن ہے جب وہ چھوٹ کر آئے تو وہ خود کہیں کہ جناب ہم اپنی مرضی سے چھپے ہوئے تھے، اب ہم واپس آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی کہنا پڑ جائے، کیونکہ ایجنسیاں یہ کہنے کے لیے مجبور کرتی ہیں. مجھے بھی بہت مجبور کیا تھا، میں نے یہ بات کی نہیں واپس آنے کے بعد، مجھے بہت مجبور کیا تھا کہ تم جا کر یہ سٹیٹمنٹ دو گے. میں نے کہا جی میں نہیں دیتا، تو میں نے تو نہیں دیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہ دیں، لوگ دے بھی دیتے ہیں سٹیٹمنٹ. لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ دونوں بھائی کو کا ابھی تک پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھئی جتنے بڑے مرضی مجرم ہوں، آپ انہیں عدالت کے اندر پیش کریں، آپ انہیں قانونی طریقے سے گرفتار کریں. کسی کو بھی جبری طور پہ گمشدہ کرنا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے جس کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا. اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، ہر پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے رضوی برادران کے لیے، چاہے ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بلوچستان میں جو بچہ اغوا ہوتا ہے، جبری طور پہ لاپتہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. جو قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. یہ ظلم جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ جبری گمشدگی بے شمار مسائل کی جڑ ہے. ناظرین، احسن اقبال صاحب 5 مرتبہ پلاننگ کے وزیر رہے ہیں، 5 مرتبہ. اور ان کی قابلیت کا میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا ایک ان کی بات سنیں آپ. وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% تک آیا ہو. یہ ذرا سنیں گے انہوں نے کہا کیا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ 5 مرتبہ پلاننگ کے وزیر رہے، ان کی بات سنیں آپ. دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. پھر سنیں ایک دفعہ. دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. ایک تو 2 سالوں میں بھی ان کی حکومت ہے، اس سے پچھلے 2 سالوں میں بھی ان کی حکومت تھی. اگر کہیں 38% پہ گیا تھا تو وہ انہی کا گیا تھا. لیکن حقیقت کیا ہے، یہ 5 مرتبہ پلاننگ کا وزیر ہے، اس کا نالج اتنا سا ہے. پہلے تو شرح سود جو ہے وہ 21% سے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، بس کبھی 38% تک گیا ہی نہیں. وہ کبھی گیا ہی نہیں 38% تک، جس کو وہ کہہ رہے ہیں 38% تک سے نیچے چلا گیا 7% تک. نمبر 1 تو 21% سے زیادہ نہیں ہوا. نمبر 2، نون لیگ کی مہربانی سے 21% تک گیا تھا، یعنی نون لیگ ہی 21% پہ لے کر گئی، 38% تک نہیں گیا. اور نون لیگ ہی اب کہہ رہی ہے کہ ہم 7% تک لائے. تو سن لیں، آج کی تاریخ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 11.5% ہے. کتنا ہے جی؟ 11.5%. تو 7% کدھر ہے؟ 38 سے 7 پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لے کر آئے. رینج بتائیں کتنی بڑی بنائی، 38% سے 7% تک ہم لے کر آئے. بھائی 21% تک گیا زیادہ سے زیادہ، وہ بھی آپ لے کر گئے. اور یہ ابھی 11.5% پہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے چھوڑا ہوا تھا. لیکن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 4 سال تک یہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل فگر میں رہا ہو، یعنی 10 سے اوپر رہا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 4 سال تک 10 سے اوپر رہا ہو. یہ ریکارڈ احسن اقبال کی گورنمنٹ نے یا شہباز شریف یا عاصم منیر کی حکومت نے یہ ریکارڈ توڑ دیا. دعویٰ چیک کریں آپ. دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ 7% ہے. بتائیں نا کہاں پہ ہے 7%؟ 7% ہو تو پاکستان کے اندر کتنے معاملات حل ہو جائیں. ناظرین، آخری خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانے کی منظوری دے دی. اب یوکرین سے، امریکہ سے، یہاں سے گندم آئے گی پاکستانیوں کے لیے. پاکستانی کسانوں سے نہیں خریدیں گے، امریکن کسانوں سے خریدیں گے، یوکرین کے کسانوں سے خریدیں گے تاکہ ان کو منافع ہو جائے. پاکستانی کسانوں سے گندم نہیں لیں گے. وہاں کہتے ہیں جی فراڈ ہے، ہم نے نہیں لینی. پاکستان کا کسان رول دیا. کسان اتحاد کے لوگ بیٹھے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کا دور سیاہ دور ہے. ایک بھی فصل یا ایک بھی سال کسان کا اچھا نہیں گزرا، بلکہ لگاتار اس کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو منافع ملا ہی نہیں. اور کوئی بھی شخص مریم نواز کے آس پاس اس سے بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا. کیونکہ ایک پرائمری اسکول کی طرح نا، ایک پرائمری اسکول کی بہت سخت ٹیچر نہیں ہوتی. پینڈو قسم کا جو پرائمری اسکول ہوتا ہے، اس کی ایک بہت سخت قسم کی ایک پینڈو قسم کی ٹیچر ہوتی ہے. آپ کو وہ امیج آ جائے گا آپ کے دماغ میں. مریم نواز اس طریقے سے پنجاب میں صوبہ چلا رہی، ہر ایک کو تن کے اور دبا کے رکھا ہوا ہے.
ہر ایک کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اوپر والا جوتا پالش کر جا رہی ہے, نیچے والوں کو سب کو جوتے ماری جائے. بس یہ ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.